हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। वेरी गुड। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको अपने इस टाइम का सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन कर लेना है, क्योंकि आप सभी अच्छे बच्चे हैं। आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको लगातार अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहना है, और उसके लिए आपको पंक्चुअलिटी से, टाइम टेबल के हिसाब से और अपने को बिल्कुल रेगुलर बना करके सब्जेक्ट की पढ़ाई करते रहना है। क्योंकि आज का ये लॉकडाउन आपको इतना स्ट्रांग कर देगा आने वाले फ्यूचर के लिए कि आप कल को बड़ा अच्छा फील करेंगे, क्योंकि आप अपना सिलेबस पढ़ चुके होंगे, आपका सब्जेक्ट पर कमांड होगा, तो वो आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। ओके, इसके प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था बायोसेवर्टिला क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, और उसके एप्लीकेशन में हम लोगों ने 3 एप्लीकेशन डिस्कस किया था। एक हम लोगों ने डिस्कस किया था किसी सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना। एक हम लोगों ने डिस्कस किया था किसी सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना। एक हम लोगों ने डिस्कस किया था एक फाइनाइट लेंथ के वायर का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना। ये हमने 3 एप्लीकेशन डिस्कस किए थे। आपने देखा कि बायोसेवर्टिला एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, जिसके हेल्प से हम किसी करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, चाहे वो करंट डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक हो या एसिमेट्रिक हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो बायोसेवर्टिला कूलम्स लॉ जैसा है। जैसे कूलम्स लॉ अप्लाई करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, वैसे ही बायोसेवर्टिला का यूज करके हम किसी कांस्टेंट करंट या स्टेडी करंट के द्वारा प्रोड्यूस किए गए मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे एम्पियर सर्कुटल लॉ। क्या? एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो एम्पियर सर्कुटल लॉ ये भी एक सिंपल मेथड है मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने का किसी करंट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। दोनों में डिफरेंस ये है कि जहाँ पर सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहाँ पर एम्पियर सर्कुटल लॉ का यूज करके हम वेरी इजीली मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं। और बायोसेवर्टिला का यूज चाहे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो या एसिमेट्रिकल हो, दोनों के लिए अप्लाई किया जाता है। तो एम्पियर सर्कुटल लॉ, बायोसेवर्टिला दोनों मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए होते हैं। बस ये बायोसेवर्टिला किसी करंट एलिमेंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करता है, और एम्पियर सर्कुटल लॉ किसी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने का एक सिंपल मेथड है। तो एम्पियर सर्कुटल लॉ की हेल्प से हम जो है किसी करंट डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा प्रोड्यूस किया गया मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। आइए देखते हैं एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या है, इसको कैसे प्रूव करेंगे और इसका एप्लीकेशन क्या क्या है। इसके हमारे 2 एप्लीकेशन डिस्कस हैं, एक सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड, एक हमारा टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड। दोनों आपके बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम एम्पियर सर्कुटल लॉ की बात करते हैं कि एम्पियर सर्कुटल लॉ है क्या, इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ये हमें देखना होगा। ओके, एम्पियर सर्कुटल लॉ, इसको एसीएल बोलते हैं हम लोग। आइए देखें इसका स्टेटमेंट क्या है। इसका स्टेटमेंट है द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसका इंटीग्रल? मैग्नेटिक फील्ड का। कौन सा इंटीग्रल? लाइन इंटीग्रल। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये लाइन इंटीग्रल क्या होता है? जब आप इंटीग्रेशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो अगर आप इंटीग्रेशन किसी एक पाथ के अलॉन्ग कर रहे हैं तो उसको हम लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। अगर किसी एक क्लोज्ड पाथ के अलॉन्ग बोल रहे हैं तो उसको हम क्लोज्ड पाथ के अलॉन्ग इंटीग्रल बोलते हैं। उसमें इंटीग्रेशन के आगे एक सर्कल बन जाता है। अगर हम किसी सरफेस के ऊपर इंटीग्रल कर रहे हैं तो उसको हम सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं। किसी वॉल्यूम के अलग इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसे हम वॉल्यूम इंटीग्रल कहते हैं। तो इंटीग्रल 3 तरीके के होते हैं, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल। तो जब भी किसी हम एक पाथ, एक स्ट्रेट लाइन या एक पाथ के अलग इंटीग्रेशन करते हैं तो लाइन इंटीग्रेशन में आता है। सरफेस से अलग करते हैं तो सरफेस इंटीग्रल में आता है। वॉल्यूम के अलग करते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल के अलग आता है। और अगर किसी क्लोज्ड पाथ के अलग इंटीग्रेशन है तो फिर इंटीग्रेशन के आगे सर्कल लग जाता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है एम्पियर सर्कुटल लॉ का? द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल
अब किसके एलांग ए क्लोज्ड पाथ, देखिए किसके एलांग एनी क्लोज्ड पाथ, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल किसी भी क्लोज्ड पाथ के अलांग, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलांग एनी क्लोज्ड पाथ, कहाँ पर, फ्री स्पेस या वैक्यूम में, इन वैक्यूम इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट इनक्लोज्ड बाय द पाथ। देखिए करंट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल along a closed path के along in free space या वैक्यूम में is equal to the mu naught times the total current enclosed by the closed path। तो total current enclosed by the closed path means फ्री स्पेस में किसी क्लोज्ड पाथ के अलंग मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होता है उस पाथ के द्वारा इनक्लोज्ड किए गए टोटल करंट का म्यू नॉट टाइम्स होता है। आइए हम देखते हैं क्लोज्ड पाथ क्या है। देखिए यहाँ पर हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्लोज्ड पाथ कंसीडर किया है। देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक हमने क्लोज्ड पाथ ही कंसीडर किया है। यहाँ पर 3 करंट है, एक I1 है, एक I3 है, एक I2 है, एक I1 है, एक I3 है, एक I2 है। यहाँ पर 3 करंट्स हैं हमारी, I1, I3, I2। यहाँ पर 2 करंट जो है वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर हैं, ये I1 और I3 जिनको हमने डार्क सर्कल के द्वारा डिनोट किया है, इनको प्लस में कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर एक क्रॉस है, ये इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, इसको माइनस में लिया जाता है। तो जब भी कोई करंट इनटू द प्लेन ऑफ पेपर हो तो उसे हम निगेटिव लेते हैं, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर हो तो उसे पॉजिटिव लेते हैं। ये दोनों करंट आपकी पॉजिटिव होंगी, ये करंट निगेटिव होगी। ये क्लोज्ड पाथ है, तो इस क्लोज्ड पाथ के लॉन्ग इंटीग्रेशन की बात की जा रही। इस क्लोज्ड पाथ के अंदर टोटल इनक्लोज्ड करंट कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I3 माइनस I2, I1 प्लस I3 माइनस I2। तो देखिए I नेट हो जाएगी I1 प्लस I3 माइनस I2 हो जाएगा। आइए स्टेटमेंट ये था। अब मैथमेटिकली कैसे आप इसको राइट करेंगे, मैथमेटिकली हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I इंक्लोज्ड, क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I इंक्लोज्ड। यहाँ वेक्टर b जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, d क्या है, करंट, dl लेंथ है, dl क्या है, स्मॉल लेंथ है, म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस है, I इंक्लूड क्या है, टोटल करंट उस सरफेस के द्वारा जो इंक्लूड की गई है। यहाँ पर देखिए I इंक्लूड है I1 प्लस I3 माइनस I2 होगा। ओके, अब आइए कुछ पॉइंट इसमें, ये RHS राइट हैंड साइड है, ये LHS लेफ्ट हैंड साइड है। आइए इसके विषय में कुछ पॉइंट हम डिस्कस कर लें। ये जो आपका एम्पियर सर्कुलर लॉ है, ये चाहे जिस शेप का, चाहे जिस साइज का, चाहे जिस शेप का, चाहे जिस साइज का क्लोज्ड पाथ हो, सबके लिए एप्लीकेबल होता है। ये उसके शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है। तो दिस लाइज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द साइज एंड शेप ऑफ द क्लोज्ड पाथ। वो क्लोज्ड पाथ चाहे जिस शेप का ले, चाहे जिस साइज का ले, उस पर डिपेंड नहीं करता है। ये सबके लिए एप्लीकेबल होता है, सभी साइज और सभी क्लोज्ड पाथ के लिए। सेकेंड पॉइंट में यहाँ पर राइट हैंड साइड में केवल उन्हीं करंट को हमें कंसीडर करना है जो इस क्लोज्ड पाथ के इनसाइड में है, मीन्स उसके अंदर है। जो आउटसाइड में करंट है उनको हमें इंक्लूड नहीं करना है। यहाँ पर I1, I3, I2 जो है ये सब इस क्लोज्ड पाथ के अंदर हैं, तो इन करंट को हमें इंक्लूड करना है। अगर कोई करंट लूप के बाहर है तो उसे हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो एनी करंट आउटसाइड द क्लोज्ड पाथ is not included in writing the right hand side of the law। मीन्स इस लॉ को जो हम राइट करते हैं तो यहाँ I इंक्लूड केवल हम लूप के अंदर जो करंट होती है उन्हीं को कंसीडर करते हैं, लूप के बाहर जो करंट होती है उनको कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ देखिए, जो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड है। ये दोनों करंट की वजह से है, चाहे वो लूप के बाहर हो चाहे लूप के अंदर हो, मतलब अड़ोस पड़ोस की जितनी करंट है सबका नेट मैग्नेटिक फील्ड है। तो लेफ्ट साइड में जो भी लेते हैं ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है सभी करंट का, चाहे वो लूप के अंदर हो चाहे वो लूप के बाहर हो। लेकिन यहाँ पर जो I इंक्लूड है वो केवल लूप के अंदर वाली करंट हमें कंसिडर करनी है, बाहर वाली करंट को हमें नहीं कंसिडर करनी है। अगली बात, यहाँ पर जब हम एम्पियर सर्कुलर लॉ को अप्लाई करते हैं
तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का एक इंटीग्रल फॉर्म है, जबकि बायोट-सेवर्ट लॉ एक डिफरेंशियल फॉर्म होता था। तो आइए हम देखें इसको प्रूफ कैसे करते हैं। हम अभी इसका सर्कुलर लूप का केस ले रहे हैं। तो देखिए प्रूफ केस 1 फॉर सर्कुलर क्लोज्ड पाथ। हम सर्कुलर क्लोज्ड पाथ के लिए इसको प्रूव करने चल रहे हैं। तो आइए देखें कैसे प्रूफ करते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ। देखिए हमने एक्स वाई एक इनफाइनाइट वायर ले लिया, एक्स वाई एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर ले लिया। आप फाइनाइट लेंथ के लिए एम्पियर सर्कुलर लॉ नहीं अप्लाई कर सकते, समझ रहे हैं ना, क्योंकि फाइनल अगर आप फाइनाइट लेंथ का वायर ले लेंगे तो वो क्लोज्ड पाथ नहीं बनाएगा, और एम्पियर सर्कुलर लॉ क्लोज्ड पाथ के लिए एप्लीकेबल होता है। तो अगर आप फाइनाइट लेंथ लेंगे तो क्लोज्ड पाथ नहीं बनाएगा, तो आपका एम्पियर सर्कुलर लॉ नहीं अप्लाई होगा। इनफाइनाइट लेंथ ले लेंगे तो उसको हम क्लोज्ड पाथ कंसीडर कर लेते हैं, इसीलिए एम्पियर सर्कुलर लॉ उसके लिए एप्लीकेबल होगा। तो हमने इनफाइनाइट लेंथ का ये देखिए एक्स वाई एक वायर ले लिया, इधर माइनस इन्फिनिटी तक है, इधर प्लस इन्फिनिटी तक है। इसमें करंट कितनी है, आई है, करंट कितनी है, आई है। अब हमें क्या करना है, इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर एक पॉइंट पी है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर एक पॉइंट पी है, वहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं फाइंड आउट करना है, हमें इसके लिए जो है प्रूव करना है इस एम्पियर सर्कुलर लॉ को। ओके, तो हमें पता है कि जब भी कोई करंट करेंग वायर होता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंसेंट्रिक सर्कल होती हैं। मींस जब भी कोई करंट करेंग वायर होता है तो उसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कंसेंट्रिक सर्कल बनाती हैं। क्या बनाती हैं, कंसेंट्रिक सर्कल बनाती हैं, और कंसेंट्रिक सर्कल बनाती हैं, और उस सर्कल के हर एक पॉइंट पर टेंजेंट के अलांग मैग्नेटिक फील्ड होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं कंसेंट्रिक सर्कल होती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट के अलांग होता है, तो इसके हर एक पॉइंट पर टेंजेंट के अलांग मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर एक पॉइंट पर सेम होगा, डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। तो हमने कोई पॉइंट P कंसीडर कर लिया, इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के अलांग टेंजेंट के अलांग होगी, देखिए ये B हो गया। और करंट जो हम डीएल लेंथ एलिमेंट लिए हैं इसकी डायरेक्शन भी टेंजेंट के अलांग होगी, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो B और DL दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो B और DL के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, B और DL के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस क्लोज्ड लूप के अलांग अगर हम इसका इंटीग्रेशन, हाँ हमें इस B पॉइंट से होता हुआ ये जो लूप हमने कंसीडर किया है इसको एम्पेरियन लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पेरियन लूप बोलते हैं। मीन्स यहाँ P पॉइंट से पास होता हुआ ये जो सर्कुलर लूप हमने लिया इसे एम्पेरियन लूप बोलते हैं। आइए देखें हम इसको प्रूव कैसे करेंगे। स्टेप 1, लेट एक्स वाई बी अ स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर इन द प्लेन ऑफ पेपर। हमने प्लेन ऑफ पेपर में कोई एक इनफाइनाइट करंट करेंगे वायर कंसीडर कर लिया। अब LHS आपका देखिए क्या है, LHS है क्लोज्ड इंटीग्रेशन B डॉट DL। तो देखिए LHS हो जाएगा बायोट-सेवर्ट लॉ का B डॉट DL क्लोज्ड इंटीग्रेशन B डॉट DL इक्वल टू B DL cos थीटा। अब B DL cos थीटा यहाँ 0 होगा, क्योंकि B और DL दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं, तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है। B जो है इसके सरकमफ्रेंस के हर एक पॉइंट पर B की वैल्यू, B का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन DL आ जाएगा। अब म्यू जो है किसी इनफाइनाइट वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। किसी इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसके पहले हम लोग प्रूव कर चुके हैं, वो होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। क्लोज्ड इंटीग्रेशन DL हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा LHS म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R, और DL क्या है, टोटल इस लूप की लेंथ हो जाएगी जिसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना है, और ये सर्कल है जिसकी टोटल लेंथ इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी, ये कितनी हो जाएगी 2 पाई R। क्या हो जाएगी 2 पाई R। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, R कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I। क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I। I क्या है, इस लूप के अंदर इंक्लूड करंट है, तो ये एक सर्कुलर लूप के लिए एम्पियर सर्कुलर लॉ प्रूफ हो जाएगा। ये एक सर्कुलर लूप के लिए एम्पियर सर्कुलर लॉ की प्रूविंग हो जाएगी। ओके, अब अभी जैसा हमने बताया कि एम्पियर सर्कुलर लॉ के हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ को अप्लाई करते समय जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है वहां से पास होता हुआ हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर, वहां से पास होता हुआ हम एक एम्पेरियन लूप लेते हैं। क्या लेते हैं, एम्पेरियन लूप लेते हैं। हमें जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना होता किसी करंट डिस्ट्रीब्यूशन का, उस पॉइंट से पास होता हुआ हम एक लूप कंसीडर करते हैं।
उस लूप को एम्पेरियल लूप बोलते हैं। तो हमें एम्पेरियल लूप को सेलेक्ट करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए हम डिस्कस करते हैं उन बातों को कि किन बातों को ध्यान रख करके हम एम्पेरियल लूप जो है वो ड्रा करेंगे।